हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे एएनएस, क्योंकि हमारा जनरल फार्मेट कवर हो चुका है। अब एएनएस जो है हम घर की नोट से करेंगे, जिसमें हमारे मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जो भलानी में ऑर्गेनम जैसे कि एलएक्यू में ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड की पॉइजनिंग, उसका ट्रीटमेंट हो, एंटीकोलिनेस्टेरेज कोलिनर्जिक ड्रग्स हो, और उसके फिर हमारे कुछ एसएक्यूज है। rationale behind use of atropine with neostigmine, cholinergic drug, classify myasthenia gravis treatment, anticholinesterase को classify करना है, therapeutic indication with example 3 therapeutic use, reversible and irreversible anticholinesterase, explain why they are classified as reversible and irreversible, state conditioning with these properties is equal to। तो हम ये सब क्वेश्चंस एक ही आज वन शॉट में सब कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला बेसिक में देख लेते हैं, बेसिक्स ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का ओरिजिन और सिंपैथेटिक सिस्टम का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का जो ओरिजिन होता है वो क्रेनियल नर्व 3, 7, 9, 10 से होगा, और सैक्रल नर्व से 2, 3, 4। देखिए ये क्रेनियल नर्व, क्रेनियो सैक्रल, इससे क्या होगा पैरासिम्पैथेटिक। और बाद की जो जैसे क्रेनियल छोड़ दिए और सैक्रल छोड़िए, तो जो बीच का थोरैकोलम्बर पोर्शन बच रहा है उससे क्या मिलेगा हमको, सिंपैथेटिक सिस्टम मिलेगा। अब एक क्वेश्चन है कि अगर क्रेनियल नर्व 3, 7, 9 और 10 जो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बना रहे, तो जो बचे हुए जो दूसरे हैं 2, 4, 5, 6, तो ये क्या सिंपैथेटिक सिस्टम बनाएंगे क्या? नहीं, ये जो है 2, 4, 5, 6 ये सब क्या होते हैं, हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं, ये हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये ना पैरासिम्पैथेटिक बनाते हैं ना सिंपैथेटिक बनाते हैं। ओके, तो पैरासिम्पैथेटिक का ओरिजिन कहाँ से है, क्रेनियल और सैक्रम से। अब हम देख लेते हैं कि पहले तो क्या होता है, ये यहाँ पर हमारा एक न्यूरॉन होता है जिसको हम बोलते हैं प्री गैंग्लियनिक, मतलब गैंग्लियन से पहले, और एक इधर एक न्यूरॉन होता है, ये होता है आफ्टर, मतलब गैंग्लियन के बाद, तो इसको बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियनिक। तो जो अब जैसे कि हम पैरासिम्पैथिक सिस्टम हमारा क्रेनियल नर्व से चालू हो रहा था, तो हम देखेंगे कि भाई ये जो है मेरा प्री गैंग्लियन है। प्री गैंग्लियन में मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे एसिटिलकोलिन निकल रहा है, रिलीज़ हो रहा है, और पोस्ट गैंग्लियन में भी क्या रिलीज़ हो रहा है, एसिटिलकोलिन। पोस्ट गैंग्लियनिक मतलब जिस ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन के पास जो न्यूरॉन है वहाँ पर भी क्या हो रहा है, एसिटिलकोलिन। ओके, अब एक और चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का गैंग्लियन की लेंथ है प्री गैंग्लियन की, वो क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोस्ट गैंग्लियन। यहाँ पर भी देखिए सैक्रल से निकल रहा है। प्री गैंग्लियन की जो लेंथ ऑफ प्री गैंग्लियन न्यूरॉन की जो लेंथ है वो बड़ी है किससे, पोस्ट गैंग्लियन से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक मतलब जो पहला न्यूरॉन है जो हमारे वर्टिब्रा से उससे निकल रहा है, प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक में, किसमें, पैरासिम्पैथेटिक में, तो वहाँ क्या रिलीज़ हो रहा है, एसिटिलकोलिन रिलीज़ हो रहा है। पोस्ट गैंग्लियनिक में भी क्या रिलीज़ हो रहा है, एसिटिलकोलिन रिलीज़ हो रहा है। अब देखिए प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक, अब किस में चल रहा है, सिंपैथेटिक में चल रहा है। तो सिंपैथेटिक में हर टाइम क्या होगा, प्री गैंग्लियन में हर टाइम क्या सिक्रीट होगा, एसिटिलकोलिन, तो यहाँ पर भी एसिटिलकोलिन हो रहा है। बट पोस्ट गैंग्लियन जो है सिंपैथेटिक का, पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक का, वहाँ पे क्या सिक्रीट होता है, नॉन एड्रीलेनिन। क्या सिक्रीट होता है, नॉन एड्रीलेनिन। सिर्फ एक एक्सेप्टेंस है, वो है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड के पोस्ट गैंग्लियन में भी क्या रिलीज होगा, एसिटिलकोलिन। पोस्ट गैंग्लियन में भी क्या होगा, स्वेट ग्लैंड्स के एसिटिलकोलिन होगा। बाकी जितने भी है पोस्ट गैंग्लियन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, वहाँ क्या रिलीज होगा, नॉन एड्रीलेनिन। ठीक है, ओके। अब देखते हैं इसके एक्शंस क्या होते हैं। अब हमको पता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करता है। जैसे कि आप सपोज करिए आप घर में बहुत सुकून से बैठे हुए, एकदम कोई किसी चीज़ का टेंशन नहीं, वो नहीं, तो आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़े वाली रहेंगी क्या, मतलब बहुत आपका हार्ट पाल्पिटेट करेंगे क्या, नहीं, एकदम नॉर्मल रहेगा हार्ट रेट। मतलब ये हार्ट को क्या करती है, डिप्रेस करती है। डिप्रेस यानी हार्ट को एक लेवल, मतलब एक कम कर, जैसे बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ी हुई रही और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो गया, तो वो क्या करेंगे, हार्ट को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगी। अब देखिए ब्रोंकस में क्या है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ब्रोंकस अगर हम आराम से भाई सांस ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो ब्रोंकस भी कैसे, आराम से कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन होगा। ओके, देन जीआईटी में मतलब क्या, डायरिया होगा। डायरिया क्यों, देखिए अब आप आराम से बैठे हुए, अब कभी भी आपने देखा है आपके पीछे कुत्ता लग गया है और आपको कुछ 1 नंबर 2 नंबर आ रहा है, कभी ऐसा होता है, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उस टाइम वो कुछ ये चीज़ें सब सूझती नहीं है। हमको सिर्फ जैसे कुत्ता पीछे लगा है, हमको सिर्फ भागना है, हम ये सोचते हैं कि अरे मुझे अभी कुछ 1 नंबर आए,
2 नंबर आए, नहीं, हमको क्या होता है, सिर्फ भागना होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करता है, डायरिया वो कॉज करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। देन ब्लैडर में क्या होगा, ब्लैडर का भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब वैसे सेम कंडीशन वही ले लीजिए, आपके पीछे कुत्ता है तो अब आपको कोई टॉयलेट आता है कि नहीं आता है, क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ भागना होता है। तो यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। मतलब आप देखते होंगे कि आप जब घर में आते हैं, जब रिलैक्स फील करते हैं, तो फिर आपको क्या होता है, आपको यूरिनेशन की मिक्चुरेशन की एक रिफ्लेक्स होता है, वो किसकी वजह से होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की वजह से होता है। मतलब आप ब्लैडर जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यूरिन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यूरिन पास हो जाएगा। देन ग्लैंड्स का क्या होता है, सिक्रीशन बढ़ जाता है। एंड प्यूपिल में क्या है, मियोसिस होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल हो जाता है। एंड सेक्सुअल सिस्टम में इरेक्शन हो जाता है। देखिए ग्लैंड्स में सिक्रीशन बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि देखिए अब अगर आप आराम से घर में बैठे हुए हैं, आपको अब जैसे खाना खा रहे हैं तो अच्छे से पूरा सलाइवा मिक्स होगा। अब वही आप सपोज करिए आपको कहीं बहुत जल्दी आना है, आपकी ट्रेन छूट रही है, तो आप कैसे जल्दी जल्दी खाना खाएंगे, तो प्रॉपर सिक्रीशन होगा क्या, मतलब आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो गया, भाई अब ट्रेन छूट रही है, अब आपको बहुत जल्दी जल्दी भागना है, तो आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसके जो सिक्रीशन क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। लेकिन आप घर में बैठे हो आराम से खा रहे हैं तो आपका सलाइवरी ग्लैंड प्रॉपर काम करेगा, अच्छे से सिक्रीट करेंगे सब चीज़ें, बाइल एसिड सब अच्छे से सिक्रीट होगा, प्रॉपर खाने का डाइजेशन होगा। लेकिन सिंपैथेटिक सिस्टम में ये सब नहीं होता, ये उसके पूरा अपोज में होता है। देन प्यूपिल जो है मियोसिस होगा। अब सर ने इसकी क्या ट्रिक बताई थी, मियोसिस कैसे छोटा है, किसके कंपेरिजन, मिड्रियासिस के। तो मियोसिस छोटा है इसलिए मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल होगा। देन सेक्सुअल सिस्टम में इरेक्शन, अब इसकी भी एक ट्रिक बताई थी, पॉइंट एंड शूट। पी से क्या होता है, पॉइंट मतलब क्या है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या होगा, पॉइंट मतलब इरेक्शन होगा। देन सिंपैथेटिक सिस्टम में इजेक्शन यानी क्या होगा, शूट होगा, यानी सिंपैथेटिक सिस्टम में। अब देखिए एक बार हम कंपैरिजन में पढ़ लेते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करेगा, हार्ट रेट को जो है कम करने की कोशिश करेंगे। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा। ब्रोंकस में क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ये क्या करेगा, ब्रोंको डायलेशन करेगा। जीआईटी में क्या होगा, डायरिया होगा ड्यू टू अ मसल कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन कॉन्स्टिपेशन या मतलब कोई डायरिया होगा या कुछ होगा क्या, नहीं होगा। देन ब्लैडर में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से यूरिन पास हो जाएगा। लेकिन सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करेंगे, ब्लैडर को रिलैक्स करेगा। अब देखिए ब्लैडर का रिलैक्स मतलब क्या, भाई कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये जैसे ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तभी यूरिन पास होगा। अगर ब्लैडर रिलैक्स रहा तो उसका यूरिन पास होगा क्या, नहीं, यूरिन वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। देन ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। प्यूपिल मियोसिस करेंगे, यानी प्यूपिल की साइज़ जो है ऐसे छोटी रहेंगी। लेकिन मिडियासिस में क्या हो जाएंगी, प्यूपिल की साइज़ फैल जाएंगी। देन सेक्सुअल सिस्टम में इरेक्शन होगा, और यहाँ पर सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या हो जाएगा, इजैकुलेशन हो जाएगा। आपने अगर कभी देखा होगा तो जब इजैकुलेशन होता है तब क्या होता है, हमारे हार्ट रेट वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, किसके वजह, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, इजैकुलेशन हो जाता है। देन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, अब हम चालू करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक सिस्टम, क्योंकि हम देख रहे थे हर जगह क्या सीक्रेट हो रहा था, एसिटिल कोलिन, इसलिए क्या इसका नाम क्या रख दिए, कोलिनर्जिक सिस्टम। देन अब इसमें भी जो है दो चीज़ होती है, एक पैरामिमेटिक और कोलिनर्जिक, और एक पैरालाइटिक और एंटी कोलिनर्जिक। यानी क्या, पैरामिमेटिक मतलब क्या, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जैसी दिखेंगी, यानी क्या, कोलिन, अब हम देख रहे थे गैंग्लियन में क्या सीक्रेट हो रहा है, एसिटिल कोलिन, यानी वो कोलिन के जैसी दिखेंगे। कोलिनर्जिक यानी वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे। पैरालाइटिक मतलब, लाइसिस मतलब क्या, तोड़ना, मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। मतलब क्या, कोलिन है, अगर गैंग्लियन में कोलिन सीक्रेट हो रहा है तो अब यहाँ क्या होगा, एंटी गैंग्लियन मतलब एंटी कोलिनर्जिक सीक्रेट होगा। तो मतलब एक पॉजिटिव स्टिमुलस है, एक निगेटिव स्टिमुलस है। अब हम देखते हैं, तो हमने देखा था पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के जो ओरिजिन है, क्रेनियल नर्व 3, 7, 9, 10 से, सैक्रल नर्व 2, 3, 4 से। ठीक है, अब हम एसिटिल कोलिन को देखते हैं। देखिए एसिटिल कोलिन का क्या है, पहले कोलिन, अब ये हमारा क्या है, गैंग्लियन है, ये हमारा प्री सिनेप्टिक है, ये हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, और ये बीच की सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। अब क्या हो रहा है, पहले तो अब हमारे न्यूरॉन में क्या हो गया, कोलिन आया अंदर, उसका एसिटिल कोलिन बना। एसिटिल कोलिन को फिर हमने क्या किया, अब हमको स्टिमुलस आया और हमने उसको क्या किया, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू एसिटिल कोलिन को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में छोड़ दिया, और यहाँ पर जो उसके रिसेप्टर है वो ऐसा काम करेंगे। अब क्या होता है, अब हम चाहते हैं कि भाई हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इतना काम ना करे, मतलब किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है और बहुत ज़्यादा सिक्रीशन बढ़ जा रही है, बहुत ज़्यादा मियोसिस हो रहा है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, हार्ट रेट बहुत कम है, तो अब हम चाहते हैं कि भाई ये सब ना हो, इतने सब साइड इफेक्ट ना हो, तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि भाई हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को जो है हम कम करना चाहते हैं। तो अब हम कैसा करेंगे, देखिए
कि कुछ ड्रग्स है जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को जो है कम करेंगे। देख पहला है हेमिकोलिनियम। अब नाम से क्या पता चल रहा है, हेमी मतलब आधा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो एक कोलिन जो जैसे कि सपोज करिए जहाँ 10 ग्राम कोलिन आ रहा था, अब कितना आएगा, 5 ग्राम ही आएगा। तो अगर देखिए पहले जहाँ 10 ग्राम काम कर रहा था तो ज़्यादा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी आ रही थी, अब सिर्फ 5 है तो बेशक जो है कम हो जाएंगी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। देन वेसामिकोल, देखिए नाम से पता चल रहा है वेसल्स। अब ये यहाँ जो एसिटिल कोलिन था, अब एसिटिल कोलिन किस में, हम वेसल्स में भर के हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट में भेज रहे थे। तो अगर हमने अब जैसे कि कोलिन आ गया, आधा जैसे कोलिन आ गया, कोलिन को क्या किया, एसिटिल कोलिन में कन्वर्ट किया। अब हम ये चाहते हैं कि भाई एसिटिल कोलिन जो है वेसल्स में जो है जाए ना, वेसल्स में स्टोर्ड ही ना हो, तो इस पे से हमने क्या बना दिया, वेसामिकोल, यानी वेसल्स में जो है स्टोर्ड ही ना होगा, इसलिए क्या वेसामिकोल देते हैं, जिसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या हो जाएंगी, डिप्रेस हो जाएंगी। देन बोटुलिनम टॉक्सिन। अब बोटुलिनम टॉक्सिन क्या करेंगी, ये जो अब ये देखिए अब फर्स्ट स्टेप थी, कोलिन को आया, हमने ये स्टेप पे वो कर दिया। अब सपोज करिए हमको ये स्टेप नहीं करना है, हेमोकोलिनियम नहीं लेना है, सेकंड स्टेप ले लिया हमने कि भाई वेसामिकोल लेंगे। अब देखिए वेसामिकोल भी अब हमको यूज़ नहीं करना है, मतलब एसिटिल कोलिन जो है वेसल्स में चला गया। अब हम ये चाहते हैं कि भाई इसका एक्सोसाइटोसिस ना हो, मतलब एसिटिल कोलिन जो है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ना आए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, बोटुलिनम टॉक्सिन, बोटुलिनम टॉक्सिन। तो ये क्या करेंगे, एक्सोसाइटोसिस को प्रिवेंट करेंगे हम, जिसकी वजह से एसिटिल कोलिन जो है प्री गैंग्लियन में रहेगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा नहीं, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिविटी नहीं होगा। देन अब क्या होता है, अब एसिटिल कोलिन आ गया, अब हमको पता है एसिटिल कोलिन एस्टरेज होता है जो एसिटिल को खा लेता है जल्दी से। तो अब हम क्या चाहते हैं कि भाई हमारी एक्टिविटी थोड़ी लंबी चले। अब ये थोड़ा सा, ये 3 पॉइंट हो गए। अब हम क्या चाहते हैं कि भाई हमारी जो एसिटिल कोलिन एस्टरेज की जो एक्टिविटी है, अब देखिए अब क्या होता है, ये जो 3 थे पहले के, हेमिकोलिनियम, वेसामिकोल और बोटुलिनम टॉक्सिन, ये सब क्या थे, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कम कर रहे थे। अब हम क्या चाहते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाए, तो हम क्या, अब हमको बढ़ाना है ना पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, तो हम क्या करते हैं, जो एसिटिल कोलिन है, एस्टरेज है, हम उसको इनिबिट कर देंगे। अब अगर ऐसे इसको खाने वाला ही नहीं रहेगा तो इसका अमाउंट जो रहेगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में वो क्या रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि एसिटिल कोलिन एस्टरेज को डिग्रेड कर रहा है, क्या उसका डिग्रेडेशन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो अब हम इसके एसिटिल कोलिन एस्टरेज इनिबिटर के कुछ एग्जाम्पल देखते हो, वो क्या होता है, फाइसोस्टैग्मिन, फाइसोस्टैग्मिन। तो ये क्या करेगा, एसिटिल कोलिन एस्टरेज को इनिबिट करेगा, जिसकी वजह से जो एसिटिल कोलिन का अमाउंट बढ़ जाएगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, उसकी वजह से क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएंगी। देन अब होता है हमारा कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। कोलिनर्जिक रिसेप्टर, नाम से पता चल रहा है ये किसकी रिसेप्टर है, कोलिनर्जिक, मतलब एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर्स है। अब इसमें भी 2 टाइप से 2 कैटेगरीज होते हैं रिसेप्टर में। एक होता है एनएम निकोटिनिक रिसेप्टर, और निकोटिनिक रिसेप्टर, एंड दूसरा होता है मस्केरेनिक रिसेप्टर। पहला क्या है, निकोटिनिक रिसेप्टर, सेकंड क्या है, मस्केरेनिक रिसेप्टर। अब देखिए निकोटिनिक रिसेप्टर में 2 रहेंगे, एक जो नर्व और नर्व के बीच में बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम, गैंग्लिया, और एक नर्व और मसल के बीच में बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखिए सिंपल है, निकोटिनिक रिसेप्टर, मस्केरेनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर में कौन है, एन एन और एन एम। एन एन मतलब क्या, नर्व 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 का एक जंक्शन है, यहाँ पे नर्व नर्व आके ऐसे मिलेंगे, सपोज करिए ये नर्व नर्व आके मिले, तो ये क्या होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। और एक रहेगा नर्व मसल जंक्शन, हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा था, ये एक हमारा न्यूरॉन होता है, ये उसके डेंड्रॉन्स होते हैं, और एक मसल का फाइबर होता है ऐसा इस टाइप में, तो वो क्या होता है, एनएम, यानी क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो यहाँ उसके रिसेप्टर्स होंगे। देन मस्केरेनिक रिसेप्टर M1 M2 M3 M4 M5 भी होते हैं, लेकिन वो कुछ इतना कुछ काम का नहीं है। M1 M2 M3 पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, M1 स्टमक में होता है, M2 हार्ट में होता है, और M3 जो है ब्रोंकस या GIT, ब्लैडर, ग्लैंड्स, पीपल, इन सब में होता है। तो हम कैसे याद रखेंगे, पहले खाना खाओ, फिर दिल लगाओ, और फिर बाकी के सब काम करिए। तो पहले क्या है, M1 मतलब स्टमक, स्टमक में क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, हमको पता है सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएंगे, सिक्रीशन इंक्रीज मतलब HCl क्या है, बढ़ जाएगा स्टमक में। देन हार्ट को क्या करता है, डिप्रेस करता है, हार्ट रेट को कम करता है। तो हार्ट रेट में क्या होंगे, M2 रिसेप्टर क्या करेंगे हार्ट में, हार्ट रेट को कम करेंगे, कंडक्शन कम करेगा। देखिए क्या था, M1 M2 M3। M1 मतलब क्या, पहले खाना खाओ यानी पेट पूजा करिए, तो स्टमक में होगा M1। देन M2 हार्ट, यानी खाना खाओ
दिल लगाओ, बाकी सब काम बाद में करिए, ठीक है। M1 M2 M3, M3 क्या है, ब्रोंकस में। अब हमने देखा था ब्रोंकस में क्या करता है पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है। GIT में उसकी मोटिलिटी वो बढ़ जाएंगी, ब्लैडर में यूरिनेशन वो बढ़ जाएगा, ग्लैंड्स में सिक्रीशन वो इंक्रीज हो जाएगा, और प्यूपिल में मियोसिस हो जाएगा। ओके, इन CNS ऑल कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है निकोटिनिक रिसेप्टर्स भी पूरे रहेंगे और मस्करेनिक रिसेप्टर्स भी पूरे रहेंगे, बेसिकली कोलिनर्जिक रिसेप्टर पूरे रहेंगे अंदर CNS में। अब हम देखते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब कोलिनर्जिक ड्रग्स में भी दो टाइप के ड्रग्स होते हैं, एक जो डायरेक्टली एक्टिंग होते हैं। डायरेक्टली एक्टिंग यानी क्या, जो निकोटिन जो अपने रिसेप्टर्स है वो ड्रग अपनी डायरेक्ट रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगी और उनसे जो है पूरा काम करा के लेंगी, यानी वो उसके अगोनिस्ट होंगी। दूसरा इनडायरेक्टली एक्टिंग यानी क्या, भाई हम जो हमारा जो एसिटिल कोलिन सिक्रीट हो रहा है, हमने चाहते कि वो डिग्रेड हो, तो एसिटिल कोलिन ईस्टरेज के इनिबिटर रहेंगे, तो वो क्या होंगे, इनडायरेक्टली एक्टिंग होंगे। अब डायरेक्टली एक्टिंग के हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पीलो कार्पाइन, बिथेनिकोल, मिथाकोलिन एंड कार्बैकोल। अब देखिए नाम से हम इसको जो है याद कर सकते हैं। पीलो कार्पाइन, पी से क्या होता है, प्यूपिल, तो पीलो कार्पाइन किसके लिए हम यूज़ करेंगे, प्यूपिल। अब हमको पता था पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम क्या कर रहा है, मियोसिस। अब हम मियोसिस कब करेंगे, एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा में करेंगे। यानी क्या हो जाता है ना, इसमें ग्लाइकोमा हमारा एक सेपरेट टॉपिक है, हम उसमें इसमें देखेंगे कि भाई, यानी इतना याद रखिए जो हमारे एक आई के अंदर जो एंगल होता है ना, तो वो एंगल क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आउटफ्लो जो होता है इसका फ्लूइड का आउटफ्लो रुक जाता है, इसकी वजह से हमको ग्लाइकोमा हो जाता है। तो इसमें एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा में हम क्या चाहते हैं कि भाई हमारा जो प्यूपिल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, ताकि अगर देखिए ना, अगर ये एंगल क्लोज हो गया, ये आइरिस समझिए आपकी, ये आई बॉल, ये मसल्स, सिलियरी मसल्स, ये यहाँ एक एंगल होता है, यहाँ पे आपका एक फ्लूइड होता है। अगर ये फ्लूइड ये इस नाली से निकल रहा था तो अच्छे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ की जो नाली है, ये जो एंगल होता है, ये यहाँ का ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड यहीं एक्यूमुलेट हो जाता है। अगर सपोज करिए ये हमारा प्यूपिल है, अगर प्यूपिल और लार्ज हो गया तो ये तो फिर और दिक्कत की बात हुई, मतलब और इंटरऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं भाई ये बढ़े ना, इसलिए हम क्या करके रखते हैं, मियोसिस करके रखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल करके रखते हैं। देन बिथेनिकॉल, ब्लैडर में है तो यूरिनरी आउटफ्लो बढ़ा देगा, यानी ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करके यूरिनरी आउटफ्लो बढ़ा देगा। तो अब हम ये कब चाहते हैं कि भाई हमारा यूरिन आउटफ्लो बढ़ जाए, एटॉनिक ब्लैडर में, यानी कोई टोनी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जा रहा है, इसलिए हम क्या चाहते हैं भाई वो, यानी ब्लैडर जो है अटोनिक हो गया। अटोनिक मतलब क्या, उसमें कोई टोनी बाकी नहीं रही है, वो कोई किसी की सुनी नहीं रहा है। तो देन एटॉनिक ब्लैडर में हम क्या यूज़ करते हैं, बिथेनिकॉल। देन मीथाकोलिन, मायोकार्डियम। देखिए मीथाकोलिन एम से क्या होता है, मायो, एम फॉर मायोकार्डियम, मीथाकोलिन मायोकार्डियम। हार्ट में क्या करता है, ये हार्ट रेट को कम करता है। अब हम हार्ट रेट को कम कब करना चाहेंगे, अब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ी रही, तो हार्ट रेट किसमें ज़्यादा बढ़ती है, टैकीकार्डिया और एरिथमियाज में। देन कार्बैकॉल क्या होता है, कार्बैकॉल NM निकोटिनिक रिसेप्टर भी काम करता है और मस्करेनिक रिसेप्टर भी काम करता है कार्बैकॉल। अब हमको, और ये कार्बैकॉल एक ऐसी ड्रग है जिसका निकोटिनिक एक्शन जो है सबसे ज़्यादा होता है। ड्रग विथ मैक्सिमम निकोटिनिक एक्शन कौन सी होती है, कार्बैकॉल, क्योंकि वो NM रिसेप्टर को भी, यानी सॉरी निकोटिनिक रिसेप्टर्स को भी और मस्करेनिक रिसेप्टर के ऊपर भी काम करता है, दोनों रिसेप्टर्स के ऊपर काम करते हैं, इसलिए इसका जो है सबसे ज़्यादा ड्रग एक्शन होता है। मैक्सिमम निकोटिनिक एक्शन किसका होता है, कार्बैकॉल का होता है। देन अब हम देख लेते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब इनडायरेक्टली मतलब क्या, ये क्या करेंगे, एसिटिल कोलिन ईस्टरेज को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। एसिटिल कोलिन ईस्टरेज को अगर हमने इनहिबिट कर दिया तो एसिटिल कोलिन का जो अमाउंट है वो सिम्पैथेटिक क्लेफ में बढ़ जाएगा। अब देखते हैं, दिस ड्रग्स एक्ट बाय इनहिबिटिंग एसिटिल कोलिन ईस्टरेज, दिस में भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एसिटिल कोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर। रिवर्सिबल एसिटिल कोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर्स आर यूज क्लिनिकली, वेयर एज इरिवर्सिबल ACHE इनहिबिटर्स आर टॉक्सिक। यानी क्या भाई, हमारे काम का क्या है, रिवर्सिबल। अब हम ये तो नहीं चाहेंगे ना भाई कि अगर हमने उसको इरिवर्सिबली बंद कर दिया, यानी इनहिबिट कर दिया, तो फिर इतना ज़्यादा पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा कि फिर उसको कोई बंद करने वाला नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं, रिवर्सिबल यूज़ करते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे होना चाहिए, ना कि इरिवर्सिबल बंद कर दिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्योंकि फिर पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो हम इरिवर्सिबल हमारे कोई काम का नहीं है, सिर्फ रिवर्सिबल काम का है। इरिवर्सिबल जो होता है वो टॉक्सिक होता है,
ये हमारी बॉडी के लिए क्या होता है टॉक्सिक, और जो दूसरे टॉक्सिन्स होते हैं या जो पॉइजनिंग्स होते हैं वो एसिटिल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर इरिवर्सिबली होते हैं। तो हम उसका ट्रीटमेंट भी देखेंगे। देन देख लेते हैं हम रिवर्सिबल एसिटिल कोलिन एस्टरेज। अब इसमें भी दो है, लिपिड सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल। लिपिड सॉल्यूबल में क्या हो, फाइसोस्टेगमिन एग्जाम्पल है, और वाटर सॉल्यूबल में नियोस्टेगमिन। अब इसको कैसे याद रखना है, नियो नहीं है सॉल्यूबल किस में, लिपिड में। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, लिपिड। ऐसा याद रखिए, हमारे लिपिड ज़्यादा होता है, इसलिए नहीं है सॉल्यूबल किस में, लिपिड में। नहीं है सॉल्यूबल किस में, लिपिड में, नियोस्टैगमिन। नहीं है सॉल्यूबल लिपिड में तो किस में होगा, फिर वाटर में सॉल्यूबल होगा। नियोस्टैगमिन किस में, वो है वाटर सॉल्यूबल ड्रग है। एसिटिल कोलिन एस्टरेज रिवर्सिबल इनहिबिटर होता है। ओके, लिपिड सॉल्यूबल में कौन है, फाइसोस्टेगमिन। वाटर सॉल्यूबल में कौन है, नियोस्टैगमिन। अब देखिए ना, लिपिड में रह रहा है मतलब लिपिड में सॉल्यूबल हो रहा है, मतलब ये क्या रहेगा, नेचुरल प्रोडक्ट रहेगा। ये क्या रहेगा, नेचुरल प्रोडक्ट, क्योंकि बॉडी में क्या होता है, लिपिड नेचुरली आता है, नेचुरली रहता है। तो ये क्या होता है, लिपिड क्या होता है, नेचुरली प्रोडक्ट। ये फाइसोस्टेगमिन क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है। देन ये क्या होता है, टर्शियरी अमाइन होता है। टर्शियरी अमाइन मतलब क्या, ये नाइट्रोजन का एटम है, और इसमें क्या है, 1 2 3 4, मतलब एक हाइड्रोजन है, और बाकी ये 3 क्या है, अपने दूसरे ग्रुप है। 3 एटम्स आर अटैच टू नाइट्रोजन। 3 एटम्स क्या होंगे, और नाइट्रोजन को अटैच होंगे, ये टर्शियरी अमाइन है। देन नॉन पोलर और नॉन आयोनाइज्ड। देखिए ना, अब लिपिड है, लिपिड में इसको कोई आयन, जैसे वाटर में हम देखते हैं, जैसे कि हमने वाटर में H+ डाल दिया तो वाटर में क्या होते हैं, आयन क्रिएट होते हैं, जैसे H+Cl- H+Br-। अब अगर लिपिड में है तो लिपिड में वो चीज़ होंगी क्या, मतलब आयोनाइज्ड होंगे क्या, नहीं। तो लिपिड में क्या होते हैं, नॉन आयोनाइज्ड होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि इसमें कोई पोल बनेगा क्या, नहीं। लिपिड सॉल्यूबल है, तो अब हमारे जो लिपिड सॉल्यूबल है तो हमारी बॉडी में लिपिड वो है, और उसकी ही बहुत सारे जो होते हैं बैरियर्स होते हैं। तो ये लिपिड सॉल्यूबल होने की वजह से क्या होता है, इजीली जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है। देन GIT ओरली गिवन, क्योंकि लिपिड सॉल्यूबल है तो ओरली दे सकते हैं हम। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, इसलिए सेंट्रल इफेक्ट बताता है। और यूज इन ग्लाउकोमा, प्यूपिल में इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, ग्लाउकोमा में यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी सब का उल्टा कौन हो जाएगा, वाटर सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल कौन सा होता है, नियोस्टैगमिन। अब वाटर सॉल्यूबल है इसलिए क्या, ये सिंथेटिक प्रोडक्ट है, यानी ये नेचुरली ऑब्टेन किया गया क्या, नहीं, इसको हमने बनाया है। अब ये बनाया कैसा, क्वाटरनरी अमाइन है। ये क्या है, क्वाटरनरी अमाइन, क्योंकि हमको पता है अगर वाटर सॉल्यूबल रहा तो वाटर क्या करेंगे, इसके साथ अपना कोई ना कोई ग्रुप जुड़ा देगा। देन सिंथेटिक प्रोडक्ट क्वाटरनरी अमाइन। 4 एटम्स आर अटैच टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने एटम्स अटैच होंगे, देखिए ना, 1 2 3 4 एटम्स अटैच होंगे। अब वाटर है तो वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी मॉलिक्यूल को पोलराइज करने का, आयोनाइज करने का। तो ये क्या होंगे, आयोनाइज्ड होंगे और पोलर रहेंगे। देन वाटर सॉल्यूबल है, इसलिए जो है ब्रेन के बैरियर को, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। वाटर सॉल्यूबल है तो इसलिए GIT में डायरेक्ट ओरली दे सकते हैं क्या, नहीं, हमको क्या करना पड़ता है, इंजेक्टेबल देना पड़ता है। अगर GIT में हमने इसको डायरेक्ट दे दिया तो वो सलाइवा में उसमें होके वाटर सॉल्यूबल हो जाएगा। वो तो सलाइवा में, इसोफेगस में, वहाँ सब क्या है, पानी वो है, यानी म्यूकस सलाइवा वो है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर सॉल्यूबल है। इसलिए हम GIT से डायरेक्ट ओरली दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, इंजेक्टेबल देना पड़ता है। अगर ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं करेंगे तो सेंट्रल कोई इफेक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा। और प्यूपिल में भी कुछ इसका इफेक्ट होता है क्या, नहीं होता है। देन अब हम थोड़ा सा लिपिड सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल को डिटेल में देखते हैं। लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स में किस किस में यूज़ होता है, एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा, एट्रोपिन पॉइजनिंग, सेनाइल डिमेंशिया या अल्जाइमर डिसीज़। ओके, ये 3 चीज़ों में हम देखते हैं। पहले एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा। फाइसोस्टिग्मिन आई ड्रॉप्स आर यूज। अब इसमें क्या होता है, एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा बताया मैं, जो एक एंगल होता है वो एंगल क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है ग्लाइकोमा, इसके इंटरऑक्युलर प्रेशर बढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, फाइसोस्टिग्मिन देते हैं। फाइसोस्टिग्मिन देने की वजह से क्या होता है, अब देखिए ना, फाइसोस्टिग्मिन दे रहे हैं, एकदम बेसिक से देखिए, फाइसोस्टिग्मिन दिया, एसिटिल कोलिन का अमाउंट बढ़ गया। अब एसिटिल कोलिन का अमाउंट बढ़ गया, यानी क्या, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया मतलब प्यूपिल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, उसका मियोसिस होगा, मिडियासिस होगा क्या, नहीं होगा, क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो हमारी जो प्यूपिल है वो एक जगह ही रहेंगी, जिसकी वजह से जो हमारा फ्लूइड है, और फ्लूइड का जो एंगल क्लोज हुआ है, अगर देखिए ना, अगर ये डायलेट हो गई होती थी तो ये जो इंटरऑक्युलर प्रेशर रहा होता तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता था। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको जो इंटरऑक्युलर प्रेशर और ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए हम फाइसोस्टिग्मिन देते हैं, ताकि अपना जो प्यूपिल है वो मियोसिस कंडीशन में रहे।
देन एट्रोपिन पॉइजनिंग में क्या होता है, एट्रोपिन क्या होता है पहले ये देखिए, एट्रोपिन क्या है, मस्करिन रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको नॉन स्पेसिफिकली ब्लॉक करता है, मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि M1 को ब्लॉक करा तो M2 को नहीं करेंगे, या M3 को करा तो M1 M2 को नहीं करेंगे, नहीं, वो एक साथ तीनों को ब्लॉक कर देता है, M1 M2 M3। तो ये क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है मस्करिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर, एंड इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो अब हम देखिए अब क्या हो गया, सपोज करिए एट्रोपिन ने क्या किया, M1 M2 M3 को ब्लॉक कर दिया, एसिटिल कोलिन ईस्टरेज, एट्रोपिन ने उसको वो कर दिया। अब एट्रोपिन ने ब्लॉक किया तो M1 M2 M3 ब्लॉक हो गए। अब ये ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम देखिए ना, वो रिसेप्टर काम ही नहीं कर रहे। अब M1 का काम क्या था, स्टमक में एसिडिटी बढ़ाना, तो एसिडिटी कम हो जाएगी। M2 का काम क्या था भाई, हार्ट रेट को कम करना। अगर M2 ही ब्लॉक हो गया तो हार्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और M3 में भी जो दूसरे ब्लैडर है, प्यूपिल है, वो सब भी उनके फंक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तब हम क्या चाहते हैं भाई, इतना सब बढ़े ना, मतलब हार्ट रेट इतनी भी कम ना हो जाए, क्योंकि M2 को ब्लॉक कर दिया तो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाएंगी। M1 का काम क्या होता है, सिक्रीशन बढ़ाना, मतलब एसिडिटी बढ़ाना। अगर एसिडिटी मतलब जो हमारे स्टमक का pH है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, बहुत कम, मतलब जो एसिडिटी वो कम हो रही है, तो pH क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम ये सब नहीं चाहते, इसलिए एट्रोपिन क्या करता है, इनको तो इसने ब्लॉक कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं, एट्रोपिन की जगह एसिटिल कोलिन जो है बाइंड हो जाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एसिटिल कोलिन ईस्टरेज को जो है इनिबिटर्स जो है वो देते हैं, ताकि एसिटिल कोलिन का जो है अमाउंट बढ़ जाए। अगर एसिटिल कोलिन का अमाउंट बढ़ गया तो उसके जब ये एट्रोपिन और एसिटिल कोलिन में क्या होगा, कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा रिसेप्टर्स के लिए। तो एसिटिल कोलिन क्या करता है, एट्रोपिन को हटाकर खुद जाके बैठ जाता है, तो उसकी वजह से हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो चालू हो जाता है। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग के लिए क्या है, फाइसोस्टेगमीन। देन अल्जाइमर डिसीज़, अब देखिए क्या होता है ना, ड्यू टू अ डिग्रेडेशन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन इन बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेनार्ड। अब देखिए क्या होता है ना, ये हमारा सपोज करिए ब्रेन है। अब ब्रेन में जो है ना बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेनार्ड होता है। अब इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो न्यूरॉन्स को किसकी भाषा समझ में आती है भाई, एसिटिल कोलिन की भाषा समझ आती है। अब अल्जाइमर डिसीज़ में क्या हो जाता है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का क्या होता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। अब देखिए ना, बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेनार्ड, अब अगर यहाँ पे एसिटिल कोलिन ही नहीं रहेगा तो बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेनार्ड का काम क्या होता है भाई, मेमोरी को एक्वायर करना और रिटेन करना। अब सपोज करिए बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेनार्ड में कोलिनर्जिक न्यूरॉन ही नहीं रहेंगे, तो वो मेमोरी को एक्वायर और रिटेन कर पाएंगा क्या, नहीं कर पाएंगा। तो अब हम क्या चाहते हैं कि भाई जो हमारे कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स रहे उसमें कोलिन अच्छा खासा रहे, अच्छा खासा वो काम करे, उसका अमाउंट ज़्यादा रहे, वो डिग्रेड ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं, एसिटिल कोलिन ईस्टरेज का हम क्या अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं। अब अमाउंट बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इनिबिटर दे देंगे, एसिटिल कोलिन ईस्टरेज का इनिबिटर दे देंगे, ताकि एसिटिल कोलिन का जो अमाउंट रहे वो ज़्यादा हो जाए, और जिसकी वजह से न्यूरॉन डिग्रेड हो क्या नहीं हो। अगर न्यूरॉन डिग्रेड नहीं होंगे तो वो इजीली क्या कर पाएंगे, एक्वायरिंग एंड रिटेंशन ऑफ मेमोरी कर पाएंगे। तो अल्जाइमर में बेसिक फंडा समझ में आया भाई, अल्जाइमर में क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी होती है, मेमोरी बराबर से हमको याद नहीं रहता है कोई चीज़ें, वो किसकी वजह से याद नहीं रहता है, जो ब्रेन में बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेनार्ड होता है वो कोलिनर्जिक न्यूरॉन का डिग्रेडेशन की वजह से होता है। अब वही हम ये चाहते हैं कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन डिग्रेड ना हो, और वो कब नहीं होंगे, जब एसिटिल कोलिन जो है अच्छा खासा रहेगा ब्रेन में, प्रॉपर रहेगा, जिसकी वजह से न्यूरॉन उसको कैच कर, मतलब उसके रिसेप्टर से बाइंड करके मेमोरी को जो है रिटर्न एक्वायर कर पाएंगे। तो अल्जाइमर डिसीज़ में क्या हो जा रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन। तो हम क्या चाहते हैं, एसिटिल कोलिन बढ़ जाए, इसलिए हम क्या देंगे, रिवर्सिबल एसिटिल कोलिन ईस्टरेज। ओके, वो भी कौन सा देंगे, लिपिड सॉल्युबल। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, ब्रेन मतलब बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेनार्ड जो है वो क्या है, सीएनएस में। अब सीएनएस में तो सीएनएस को कौन क्रॉस कर सकता, सिर्फ लिपिड सॉल्युबल ही क्रॉस कर सकते हैं, तो इसलिए हम क्या देंगे, लिपिड सॉल्युबल फाइसोस्टैगमिन देंगे। देन फाइसोस्टैगमिन, अब इसका अल्जाइमर का ट्रीटमेंट देख लेते हैं। फाइसोस्टैगमिन नॉट यूज, देखिए फाइसोस्टैगमिन यूज क्यों नहीं करेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन। अब क्या हो रहा है पता है क्या, फाइसोस्टैगमिन जो है एसिटिल कोलिन को बढ़ा तो रहा है, एसिटिल कोलिन की एक्टिविटी तो बढ़ रही है, लेकिन इसमें क्या होता है मालूम क्या, 50% ब्रेन में गया एसिटिल कोलिन, तो 50% पेरीफेरी में जा रहा है। अब 50% पेरीफेरी मतलब क्या, M1 M2 M3 रिसेप्टर्स को भी क्या करेंगे ये, उनकी भी एक्टिविटी को बढ़ा देगा। अब M1 की एक्टिविटी बढ़ा देंगे मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाएंगी, M2 की एक्टिविटी को बढ़ा देगा मतलब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी, M3 की एक्टिविटी को बढ़ा देगा मतलब डायरिया और यूरिनेशन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि भाई ये सब साइड इफेक्ट ना हो, इसलिए हम फाइसोस्टैगमिन को यूज़ करते हैं क्या, नहीं। अब
कुछ बाद में से साइंटिस्ट ने रिसर्च की और टैकेरिन बोलकर एक ड्रग जो है डिस्कवर्ड की। और टैकेरिन क्या करता था, सिर्फ सेंट्रली एक्टिंग करता था, मतलब वो क्या करेंगे, सिर्फ ब्रेन में जाएंगा, 100 का 100% कहाँ जाएंगा, ब्रेन में जाएगा। जो पेरीफेरी में क्या उसमें जाएंगा क्या, नहीं जाएगा। पहले ये ड्रग ऑफ चॉइस थी, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। टैकेरिन क्या थी, पहले ड्रग ऑफ चॉइस थी, लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो इसका पहला डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट एक्टिंग है, और ये क्या है, हिपैटोटॉक्सिक है। अब देखिए पहले तो बहुत ज़्यादा ये हिपैटोटॉक्सिक है, तो ये उसका बहुत बड़ा पहले डिसएडवांटेज है। दूसरा शॉर्ट एक्टिंग। अब देखिए पहले तो ये अल्जाइमर का पेशेंट है। अब अल्जाइमर के पेशेंट को पहले तो कोई चीज़ याद रहती है नहीं, ऊपर से टैकेरिन जो है ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट एक्टिंग है, मतलब दिन में 4 बार लेना पड़ता है टैकेरिन। अगर दिन में 4 बार टैकेरिन लेना है, पहले तो उसको कुछ याद रह रहा नहीं, उसमें से तुम 4 बार उसको गोलियाँ देंगे तो उसको क्या याद रहेगा भाई, मतलब कौन सी गोली कब लेने का, कब लेने का, उसको क्या याद रहेगा, 4 बार लेना है। तो ये जो है उसके साइड इफेक्ट है, इसलिए हमने टैकेरिन को जो है बैन कर दिया। टैकेरिन का अब हम कोई यूज़ नहीं करते हैं। अब क्या है, जो न्यू ड्रग्स है वो हम यूज़ करते हैं। उसकी ट्रिक है डॉक्टर DR गोबिंद। देखिए डी से क्या होगा, डोनेपेजिल, आर से क्या होगा, रिवेस्टैगमिन, गोबिन से क्या होगा, गैलेंटामाइन, डोनेपेजिल, रिवेस्टैगमिन, गैलेंटामाइन। ये क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, नॉन हिपैटोटॉक्सिक होते हैं, और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दी अल्जाइमर डिसीज। ये क्या होते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दी अल्जाइमर डिसीज, डोनेपेजिल, रिवेस्टैगमिन, गैलेंटामाइन। देन इतना वाटर सॉल्यूबल करके और देना, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, आधा घंटे के ऊपर हो गया, तो ठीक है हम जो है इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वाटर सॉल्यूबल ड्रग्स को। अभी लिपिड सॉल्यूबल ही कर लेते हैं। माइस्टेनिक ग्रेविस वो है, पॉइजनिंग बीजनिंग बचा, एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं 2-4 मिनट में। पहले हमने देखा भाई इसकी ओरिजिन क्रेनियल नर्व और सैक्रल नर्व से ओरिजिन होता है पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम का। देन हर जगह जो है प्री गैंग्लियन में एसिटिलकोलिन है, चाहे वो सिंपैथेटिक रहो पैरासिम्पेथेटिक रहो। पोस्ट गैंग्लियन में डिफरेंस आएगा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक में। सिंपैथेटिक के वो जो पोस्ट गैंग्लियन होता है वहाँ पर क्या होगा, नॉन एड्रेनलिन होगा, एक्सेप्ट है स्वेट ग्लैंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम का पोस्ट गैंग्लियन होगा उसमें एसिटिलकोलिन ही होगा। देन हमने उनके एक्शन के बीच में डिफरेंस देख लिया, पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक। देन पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम हमने स्टार्ट किया, उसमें हमने देखा हिमिकोलिनियम आधा कोलिन ही आ रहा है, इसलिए पैरासिम्पेथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जा रही है, विसेमिकोल हो रहा है, एंड बोटुलिनियम टॉक्सिन हो रहा है। देन एसिटिलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर जो होता है उसमें होता है फाइसोस्टैगमिन, नियोस्टैगमिन, उसमें भी 2 टाइप है, वाटर सॉल्यूबल एंड लिपिड सॉल्यूबल, वो हम देखेंगे, उसमें भी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। देन कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं निकोटेनिक और मस्करेनिक। निकोटेनिक रिसेप्टर्स होते हैं NN, और मस्करेनिक रिसेप्टर होते हैं M1, M2, M3। देन कोलिनर्जिक ड्रग्स वो भी 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट रिएक्टिंग, इनडायरेक्ट रिएक्टिंग। डायरेक्ट रिएक्टिंग में पिलोकार्पिन, बिथेनिकॉल, मिथाकोलिन एंड कार्बेकॉल। P से प्यूपिल, B से ब्लैडर, M फॉर मायोकार्डियम, कार्बेकॉल जो है सबके लिए होता है। तो पिलोकार्पिन क्या करेंगे, प्यूपिल का मियोसिस करेगा, बिथेनिकॉल ब्लैडर को जो है यूरिनेशन बढ़ा देगा उसका कॉन्ट्रैक्शन करके, मिथाकोलिन मायोकार्डियम जो है उसके हार्ट रेट को कम कर देगा। देन हमने देखा इनडायरेक्ट रिएक्टिंग हाँ ये एक पॉइंट है, कार्बेकॉल का जो है सबसे ज़्यादा निकोटिनिक एक्शन होता है। देन हमने देखा कि भाई इन डायरेक्ट रिएक्टिंग हो गए, इनडायरेक्ट रिएक्टिंग में भी इनडायरेक्ट रिएक्टिंग क्या होते हैं, एसिटिलकोलिन एस्टरेज के इनहिबिटर्स होते हैं। इसमें भी 2 होते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। और रिवर्सिबल ही हमारे जो है क्लिनिकली काम आता है। अब उसमें हमने रिवर्सिबल में 2 टाइप देखे, लिपिड सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल। लिपिड सॉल्यूबल नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, टर्शियरी अमाइन होता है, नॉन पोलराइज होते हैं और ब्लड ब्रेन को क्रॉस कर पाते हैं, इसलिए CNS में हम उसका CNS में उसका इफेक्ट में हम यूज़ करते हैं। देन लिपिड सॉल्यूबल के हमने कुछ देखे कि किस किस में यूज़ होता है, एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा में, एट्रोपिन की पॉइजनिंग में, और अल्जाइमर डिसीज़ में। फिर अल्जाइमर डिसीज़ को हमने थोड़ा सा डिटेल में देखा, उसका ट्रीटमेंट देखा। जो अभी के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं अल्जाइमर के लिए वो होते हैं डॉक्टर गोबिन, D से डोनापेजिल, R से रिवेस्टैगमिन एंड G से गैलेंटामाइन, गोबिन से गैलेंटामाइन। और टैक्रीन का हमने ये भी देखा था, टैक्रीन पर ड्रग ऑफ चॉइस थी क्योंकि वो सिर्फ सेंट्रली एक्ट कर रही थी, लेकिन उसके जो है वेरी शॉर्ट एक्टिंग है और हिपैटोटॉक्सिक है। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में वाटर सॉल्यूबल वो देखेंगे और ऑर्गन ऑफ एस्पेक्ट की पॉइजनिंग देखेंगे। सो थैंक यू।